एंशियंट हिस्ट्री है, RS शर्मा, राम शरण शर्मा वाली किताब है भैया। और इसमें चौथा चैप्टर है भौगोलिक ढांचा। इसके अगर दो चार प्रश्न देख लेंगे ना तो कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि आखिर प्रश्न का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। मानसूनी पवनों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के लोग मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में समर्थ हुए। कुछ ऐसा प्रश्न होगा। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है इस चैप्टर के आधार पे कि प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के बारे में सही कथन बताना है। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है इस चैप्टर के हिसाब से। इस चैप्टर के हिसाब से यह भी प्रश्न हो सकता है कि प्राचीन भारत में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। कोरोमंडल तट के बारे में आपको पता होगा कि पूर्वी तट पर स्थित है कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो एरिया है ना, सोपारा है, अरिकामेडू है, मुजिरिस है, ताम्रलिप्ति। तो इस तरीके के प्रश्न बताने में हम सक्षम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे एंशियंट हिस्ट्री भौगोलिक ढांचा चैप्टर से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए हम सब अब इस पे आगे चलेंगे। चैप्टर का नाम है भौगोलिक ढांचा। किसका भौगोलिक ढांचा? भारत का। भारत का मतलब ये बात हो रही उस समय की जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत कैसा था? उपमहाद्वीप के रूप में स्थापित था। उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे? भारत तो अपना है ही है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, याद रखना म्यांमार नहीं रहेगा, और इसमें अफगानिस्तान भी नहीं है। ठीक है, तो भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देश हैं। इसमें सबसे बड़ा देश होगा अपना भारत, जिसका एरिया कितना है? लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ओके, ये पूरा का पूरा। बाकी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना है? इसमें देखिए लिखा भी गया है 420 2500। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल है ये, है ना, 42,02,500 वर्ग किलोमीटर। चलिए शुरुआत करेंगे हम यहां से। भारत का इतिहास इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से यूपीएससी में इस बार प्रश्न भी पूछा गया था। भारतीय इतिहास के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट करें, कुछ ऐसे प्रश्न भी आया हुआ था यूपीएससी में। तो बीपीएससी के मेंस में भी जीएस के फर्स्ट पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, भारतीय इतिहास के विकास में इसके भौगोलिक ढांचा के महत्व की विवेचना में ऐसा प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए। प्राचीन भारत के आर्थिक गतिविधियों में इसकी भौगोलिक प्रकृति का वर्णन करें, ऐसा कुछ प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए मेंस में। ठीक है, मेहनाज आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये लिखना है क्या आप जो नहीं बोले? लिखना है, समझना है। इसको ऐसे अभी समझना, अभी सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। भारत का इतिहास भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा है जितना रूस को छोड़ दिया जाए बाकी सारा यूरोप। आपको पता होना चाहिए यूरोप का जितना भी देश है ना, कोई भारत से बड़ा नहीं है, रूस को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ के राज्य भी जो है ना, वहां के देश से बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या में भी बड़े ही हैं। उपमहाद्वीप 5 देशों में बटा है। कौन कौन से हैं? भारत, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 42,02,500 वर्ग किलोमीटर, जिसमें भारत का हमको ध्यान रखना है अलग से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 5 देश हैं। भारत की आबादी उस समय की बात है, उसको नहीं ध्यान में रखेंगे। अब कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें एनसीआर दिल्ली भी शामिल है। ठीक है, इसको ये पुराना आंकड़ा है तो इसको अभी नहीं उसमें ध्यान रखेंगे। कई राज्य यूरोप के देशों से बड़े हैं। क्षेत्रफल में बिहार इंग्लैंड के बराबर है। यूरोप के कई देश मध्य प्रदेश से छोटे भी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। भारतीय उपमहाद्वीप ये है ना,
यहां पे क्या है, ऐसे हिमालय है ना, और ये क्या है, हिंद महासागर। ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, अरब सागर, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। मतलब उपमहाद्वीप किसे कहेंगे, या भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अगर बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय की अवस्थिति और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में समुद्र की अवस्थिति ने भारत को, सॉरी, भारतीय उपमहाद्वीप को या इस क्षेत्र को एक उपमहाद्वीप के रूप में स्थापित किया है। ठीक है ना, याद रखना है। उपमहाद्वीप कौन है, तीन ओर से देखो समुद्र से भैया घिरा है, ऊपर हिमालय है, एक अलग स्थिति प्रदान करता है। ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये अपना भारत ही है, तो पूरा ये अपना पाकिस्तान है ना, पूरा का पूरा, ये सब कोई अपने क्या है, ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई, इसका अधिकांश भाग किसका, भारत का अधिकांश भाग नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग कहां है, उष्णकटिबंध में है, ध्यान रखना है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है, मानसून की भारतीय इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप चाहे तो इसको नोट भी करते चलें धीरे धीरे। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है। देश के अधिकांश क्षेत्र विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। क्षेत्र में प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती जो थी वो वर्षा पर निर्भर होती थी, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन तो था नहीं उस समय। तो भारत की जो कृषि थी वो किस पे निर्भर थी भाई, वर्षा पर पूरी तरह से। वर्षा पर। ध्यान रखना, आज जैसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल बोलते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आश्रित थी। आज के समय की खरीफ फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर थी। ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में भी वर्षा होती थी। हम ये भूगोल में भी पढ़ते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा का किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उस समय क्या होता है, भारत में गेहूं की फसल होती है, गेहूं और जौ की फसल होती है, जिसके लिए लाभदायक होती है ये वर्षा। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग जैसे तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो ज्यादातर वर्षा होती है वो कैसे होती है, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ये हमको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के रूप में। जिसका समय कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून का समय क्या है भाई, मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक। ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई। व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाजों पर सवार होकर पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया आना, फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। जो व्यापार था, व्यापारियों का जो व्यापार होता था वो उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे ही संभव था। बात समझ रहे हैं, उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे ही व्यापार संभव हुआ। याद रखना इस बात को, उत्तर पूर्वी मानसून के सहारे नहीं, उत्तर पश्चिम मानसून के सहारे। पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलते थे, उत्तर पश्चिम मानसून के सहारे व्यापारी लोग कैसे चलते थे, जहाज में बैठ के पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलते थे और भारत दक्षिण पूर्व एशिया तक आते थे। और जब उत्तर पूर्वी मानसून उतरता था, मतलब वो जब स्टार्ट होता था, तब वो क्या करते थे, पश्चिम की ओर लौट जाते थे। आते थे उत्तर पश्चिमी मानसून, मतलब पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम अभी नाम दिए हैं, यहां पे कहा गया, ये इसके सहारे आते थे, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यही उठती है, हमें इतना पता होना चाहिए। इसके सहारे आते थे, लौटते थे उत्तर पूर्वी मानसून के सहारे। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, जब मानसून का ज्ञान हो गया ना भारत को, तो क्या हुआ, ये पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने लगा, साथ ही साथ सांस्कृतिक संपर्क भी स्थापित कर लिया। देखो मानसून का फायदा क्या हुआ, मानसून का ज्ञान जब भारतीयों को हो गया, इससे क्या क्या फायदा हुआ, इनका व्यापार बढ़ गया, पहली बात। दूसरा चीज, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ गए इनके, ठीक है ना। और किससे किससे भाई, यहां पे पश्चिम एशिया के साथ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफी गर्म रहती है।
हिमालय की अवस्थिति का क्या प्रभाव है, उसका लाभ क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल तरीके से हमको पता होगा कि नदियां, बारहमासी नदियां बहती हैं, है ना। यस ध्रुवीय सर। क्षेत्र की हवाओं को आने से रोकता है, जल विभाजक के रूप में काम करता है, जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है हिमालय। ये सारी चीजें हमको मानसून को लाने में भी। मानसून, वही मानसून को लाने में भी मदद करता है। ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं उपजाऊ मैदान के निर्माण में भी हिमालय सहायक है, क्योंकि जो नदियां आती हैं ना, वो हिमालय से कल कल करती हुई बहती हैं, और वो अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर चलती हैं, वहां से हिमालय को ही काटती हुई आती हैं, और ला के मैदानी क्षेत्र में क्या करती हैं, उनको जमा कर देती हैं। तो हमें याद रखना है, हिमालय के उत्तर में अवस्थित होने के कारण क्या होता है, उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफी गर्म रहती है। कितना महीना ठंडी, नवंबर तक लोगों के घरों में पंखा, कूलर, एसी फेसी सब चलता है, आपने भी देखा होगा। ठंडी कितने महीना झेलते हैं लोग, दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद, है ना। और यस सर। जनवरी भर, वो भी 15 जनवरी तक ज्यादा ठंडी होती है, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी खत्म होने लगती है। बाकी पूरा का पूरा साल क्या है, बारिश का मौसम तब भी गर्मी है, गर्मी का मौसम तब तो गर्मी रहेगी ही रहेगी। अब गुलाबी ठंडी के मौसम में भी गर्मी रहती है। ओके, चल। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते, वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। ध्यान रखना, हिमालय का देन है। दूसरी बात, हिमालय बहुत ऊंचा है और उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा भी करता है। हिमालय देश की रक्षा भी करता, बहुत ऊंचा है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं था, संचार साधन इतने विकसित नहीं थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में देखो कौन कौन है इसमें, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक कड़ी है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें खैबर, बोलन, गोमल, ये 3 दर्रे हैं, इनको पार किया जा सकता है। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर से जुड़ी है, मतलब बलूचिस्तान में किरथर पहाड़ी है। इसको पार किससे करेंगे, अगर आप सुलेमान से किरथर की तरफ जाते हैं तो आपको बोलन दर्रा पार करना पड़ेगा। आप चाहे तो लिख लें, सुलेमान से किरथर जाने के लिए बोलन दर्रा पार करना पड़ता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता आया। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों, अप्रवासियों के रूप में भारत आए, यहां से वहां गए। यहां तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो हिंदू कुश कहलाता है, हिमालय का पश्चिमी विस्तार क्या है, हिंदू कुश, ये सिंधु और अक्सस के बीच पार कर लोग आते जाते थे, सिंधु और अक्सस के बीच में। ये दर्रे एक और भारत, दूसरी ओर मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध के स्थापन में बड़े सहायक हुए। तो हिमालय में जो दर्रों की उपस्थिति है, खास करके गोमल, बोलन, खैबर दर्रे, इनका प्रमुख महत्व क्या रहा, इन्होंने व्यापार को समृद्ध बनाया, सांस्कृतिक संबंध को भी स्थापित करवाया। किसके साथ, मध्य एशिया के साथ, है ना। ध्यान, ठीक ना भाई, मध्य एशिया पश्चिम एशिया के साथ, ठीक है। चलिए, हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली समझ के रखना है। सर उपत्यकाएं क्या है? उपत्यकाएं मतलब होता है कि संस्कृतियां हैं ये, या फिर बोले तो उपत्यकाएं मतलब होता है कि एक मैदान टाइप का है, घाटी टाइप का क्षेत्र है। जी। इससे उसने अपनी अलग अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा ठंडी पड़ता है, कड़ा जाड़ा पड़ता है लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे ठंडी पड़ती है, ठीक है। अतः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता था, गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। ठंडी होती थी तो नीचे भाग आते थे, और गर्मी होती थी तो ऊपर भाग जाते थे। ये सिलसिला उनका चलता रहता था, आज से नहीं, आदिकाल से ये प्रोग्राम रहा इनका। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक सांस्कृतिक आदान प्रदान बना रहा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि
कश्मीर और नेपाल की घाटी या नेपाल जो मैदान वाला एरिया है, घाटी और मैदान के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसा रहा है, तो हमको पता होना चाहिए किसके द्वारा रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए जो बकरी चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते थे, उनके द्वारा। बात क्लियर है? जी सर। ध्यान रखना इसका। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहां पहुंचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही हैं। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। हिमालय की तराई के जो जंगल थे उनको साफ करना आसान था। ठीक है। इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी थीं, अतः उन्हें पार करना कठिन नहीं था। तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदियां बहुत पतली पतली होकर बहती हैं, बहुत लंबी बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं दिखती हैं। उनको पार करने में भी कठिनाई नहीं थी और वहां के जंगलों को भी काटना बहुत कठिन नहीं था, आसान होता था। अतः उन्हें पार करना यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराई में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुआ। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की तराई में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रारंभिक यात्रा मार्ग विकसित होने का प्रमुख कारण क्या था? तो कारण यह था कि जो तराई क्षेत्र में जंगल होते थे उनको साफ करना बहुत आसान था भाई, और दूसरी चीज जो नदियां होती थी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती थी। दोनों चीजें, ठीक है ना? ओके, यस सर। ध्यान रखना क्यों हुए थे ये हमको पता हो गया। ये जंगल साफ करना आसान था और नदियां बड़ी चौड़ी नहीं थी। इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यही के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। प्रश्न कोई भी हो सकता है इनमें, इस पूरे पैराग्राफ में यहां तक। उसका उत्तर एक ही है कि तराई के जंगलों को साफ करना आसान था और नदियां जो थी वो कैसी थी, बहुत कम चौड़ी होती थी। ओके। ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती थी। नदियों के ये क्षेत्र हैं सिंधु का मैदान। वक्ष स्थल मतलब भारत को ऐसे जब हम देखेंगे, ये भारत का सर है, ये भारत का पैर है, ये भारत का सीना है ना? ये क्या है, ये दोनों हाथ हैं। तो सीना वाला क्षेत्र ही में तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों का वो उपजाऊ मैदान भरा पड़ा है ना भाई, इसलिए भारत का वक्ष स्थल है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कहो कि ये कहां से आ गए। सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी ब्रह्मपुत्र की घाटी, ये है यहाँ के क्षेत्र। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वार्षिक वृष्टिमान 25 से 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है ना? तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वर्षा का मात्रा बढ़ेगी जैसे जैसे पश्चिम से हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, और पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम आएंगे क्या होगा, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि पश्चिम की तरफ जो सभ्यताओं के विकास का शुरुआत हुआ, जो पश्चिम ही क्षेत्र में हुआ, उसका मूल कारण भी यही रहा कि यहां के जंगलों को काटना आसान था। ठीक है, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान में, मध्य गंगा का मैदान कौन सा है, पूर्वांचल यूपी का, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचली क्षेत्र और बिहार का एरिया, ये मध्य गंगा का मैदान है। ठीक है, और पूर्वी गंगा का मैदान आप देखेंगे तो ये बाजू बंगाल वाला एरिया, थोड़ा सा बिहार का एरिया, उसके बाद बंगाल का एरिया। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। इन क्षेत्रों में क्या होता है ना, पानी अच्छा खासा है, उपजाऊ मैदान है, लबालब भरी नदियां हैं, जलोढ़ मिट्टी है, पेड़ों की बनावट जो होगी ना बड़ी मजबूती होगी उनके पास, क्योंकि लोहा तो उस समय था नहीं उनके पास। तांबा के औजार से कितना काटेगा लोग, पत्थर के औजार से कितना पेड़ काटेगा। लेकिन जहां पे पानी नहीं है, जैसे 25 सेंटीमीटर बारिश जहां पे हो रही है, वहां पे कितना पानी हो सकता है उनके पास। वहां के पेड़ कैसे होंगे, बड़े साफ सुथरा, बड़ा साफ सुथरा जंगल होगा, ज्यादा झाल झंकार नहीं रहेगा, झाड़ियां नहीं रहेंगी उसमें। उनके जो पेड़ होंगे एकदम साफ साफ दिखते रहेंगे, एक एक करके अलग कर लो, एक एक करके गिन लोगे। उनको काटना आसान हुआ, इसलिए भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ सबसे पहले वो कहां हुआ भैया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपने हुआ।
ठीक ना? बात समझे? यही जी कारण सर। है। चलिए आगे चलते हैं। 25 से 37 सेंटीमीटर द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश। सिंधु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? 25 से 37 सेंटीमीटर। पेड़ पौधों को संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर द्वारा पोषित पश्चिम गंगा घाटी के पेड़ पौधों को ही पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। पश्चिमी गंगा घाटी और सिंधु प्रदेश, इन दोनों में पत्थर से और तांबे से काटकर इन्होंने जंगल को साफ करा और कृषि योग्य जमीन प्राप्त की इन्होंने। 60 से 125 सेंटीमीटर द्वारा जो मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ के जो जंगल हैं, वहां पे ऐसा संभव नहीं था। और 125 से 250 सेंटीमीटर वाला जो ब्रह्मपुत्र घाटी का जंगल है, वो तो बिल्कुल संभव नहीं था। पत्थरों से काम करना, पत्थरों से जंगलों को साफ करके खेती करना। घने जंगलों साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से भी संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए, अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में ही किया गया। ठीक है ना? ध्यान रखना। और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूर्व की ओर होता गया। बड़ी बस्तियों का विस्तार भी कैसे हुआ? पश्चिम से ही शुरू हुआ है, पूर्व की तरफ होता चला गया है। सिंध और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी। इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संभरण किया। संभरण मतलब बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, पोषण किया। ठीक है। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ उपजाया जाता था। मध्य तथा निचले गंगा के मैदान में मुख्य रूप से चावल पैदा किया जाता था। आज भी हम सब देखते हैं ना, पूर्वांचल का कोई व्यक्ति है, वो चावल ज्यादा खाएगा। क्यों खाएगा? उसको चावल की दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? उसके यहाँ चावल होता है खूब सारा, है ना? क्या? अरे भाई, अपने बिहार में सर या पूर्वांचल के यूपी का व्यक्ति मिल जाए ना, और उसको अपने यूपी बिहार वाले मैदान में, पूर्वांचल के यूपी और बिहार का जो मतलब मध्य गंगा का जो मैदान है, वो चावल के उत्पादन के लिए फेमस रहा। प्राचीन काल में भी यहाँ पे चावल की खेती होती थी। गेहूं और जौ वो तो वेस्ट यूपी का पार्ट है, पश्चिमी गंगा का मैदान है। चलिए, मध्य और निचले गंगा का मैदान मुख्य रूप से चावल पैदा किया जाता है। मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, ध्यान रखना, मध्य और निचला गंगा का मैदान। निचला मतलब बंगाल वाला एरिया। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। क्यों बना होगा भाई? नदियों का जाल बिछा पड़ा है पूरा पूरा, लोगों के आवागमन बढ़ ही रहा है, तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो बताएगा नहीं चावल ऐसे होता, चावल वैसे होता, हम ही बताएंगे उनको। तू कहेगा अच्छा हमको भी दे देना भैया थोड़ा सा। बात समझे? तो इस तरह से ये चावल वाली संस्कृति का विस्तार हुआ कहां तक? गुजरात और विंध्य पर्वत के क्षेत्र तक। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव कहां हुआ? पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में उद्भव हुआ। यहां पे विकास हुआ पश्चिमी गंगा घाटी में। वैदिक संस्कृति का उद्भव। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्य रूप से लोहे से के प्रयोग पर आधारित थी, यह मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। वैदिक संस्कृति नहीं है मध्य गंगा के मैदान का भाग। वैदिक संस्कृति तो चली गई उधर, लेकिन जब वैदिकोत्तर की बात करते हैं तो वो जिसमें मुख्य रूप से लोहे का प्रयोग किया गया था, वो हमारे एरिया में उसका विकास हुआ, अपने एरिया में विकास हुआ उनका। ठीक है ना? तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि लोहे के प्रयोग की जो देन रही है, वो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की रही है। मध्य गंगा के मैदान में विकसित संस्कृति की देन रही है लोहे का प्रयोग। उससे पहले लोहे का प्रयोग किसी को पता नहीं था। लोहे का प्रयोग जो प्रचलन में आया, वो कहां से आया? मध्य गंगा घाटी में विकसित हुए संस्कृति से या सभ्यता से। निचली गंगा घाटी उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। देखिए, जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे 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 क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हो रहा है ना? तो निचली गंगा घाटी उत्तरी बंगाल को मुख्य रूप से गुप्त युग में उत्कर्ष मिला था। अंत में आसाम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व मिला। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इनमें भी ये शक्तियां गंगा यमुना दो आब के लिए विशेष लोलुप रहे, इसके लिए संघर्ष होते रहे। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, त्रिपक्षीय संघर्ष, यस सर। है ना? पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार। करीब 200 साल तक चला है ये।
200 साल तक चला ये। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासक है कौन? राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव। इसने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी इसने, जन्म दिया था ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष को। और समाप्त किसने किया? समाप्त किया था प्रतिहारों ने। प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार बोलते, गुर्जर की शाखा थी तो गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है इनको। विजेता भी यही घोषित हुए, प्रतिहार। पाल को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब किसके लिए हुआ? यही गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग। कन्नौज शक्ति का मुख्य केंद्र स्थापित होने वाला था, वो उसको प्राप्त करने के लिए लड़ाई हो रही थी, ठीक है ना। नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमी और वस्तुओं का आवागमन नाव से होता था। नाव से आवागमन क्यों संभव था और नाव से आवागमन क्यों आसान लग रहा था? क्योंकि सड़कें बनाना कठिन था उनको। नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। याद रखना, अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए थे। ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि सड़क नहीं था उनके समय में। संचार साधन के रूप में नदियों की भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता और उसे उन्हें उपजाऊ बना देता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गईं, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गईं। फिर भी हस्तिनापुर, गंगा के किनारे वाले एरिया, हस्तिनापुर प्रयाग, सॉरी गंगा के नहीं, ये हस्तिनापुर तो यमुना के किनारे होगा। प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्रा, ये तीन तो गंगा के किनारे हैं। अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्ग, सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक खान वाले क्षेत्रों में होती है। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर, ये लिख लो, नदी के तट पर ही स्थापित होते थे। प्राचीन काल में बसे हुए शहर या नगर और आधुनिक काल में बसाए गए नगर या शहर में सबसे बड़ा अंतर था कि प्राचीन काल के जो थे उनको नदियों के तटों पे बसाया गया। बस जो आधुनिक नगर और शहर हैं ये कहां बसाए जा रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां सड़कें ढेर सारी हैं। नदी के किनारे तो ठीक है, ऐसे ऐसे जगहों पे बसाए जा रहे हैं। प्राचीन और आधुनिक में ये अंतर है शहरों के स्थापना में। याद रखना, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं, समझ लेना है, ठीक है ना भाई। ओके, उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं भैया, तो ये वाला एरिया अपना है प्रायद्वीप, ये वाला। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश था, उसकी उत्तरी सीमा, कलिंग की उत्तरी सीमा महानदी और दक्षिणी सीमा किससे? गोदावरी से लगी हुई है। उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा। इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदान को ईसवी सन के आरंभिक काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिल गया। तब उस समय कब इनको मिला ऐतिहासिक महत्व? जब सातवाहनों का शासन हुआ। सातवाहन, उनके उत्तराधिकारी यहां पर आए, कई सारे नगर और बंदरगाह स्थापित कर दिए। तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी, दक्षिण में कावेरी से घिरा है, ठीक है, ध्यान रखना। कावेरी घाटी दक्षिण में बह गई, कावेरी घाटी दक्षिण में बह गई नदी तक, उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली है। कुछ पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था, इसको चाहे तो लिख लो। कावेरी घाटी दक्षिण में बह गई, उत्तर में पेन्नार तक फैली है, ठीक है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था। ईसवी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहां चोल शासन, कावेरी घाटी में चोल शासन था, याद रखना, यह भी लिख लेना। कावेरी घाटी लिखो, दक्षिण में बह गई, उत्तर में पेन्नार, शासन था चोल। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल में ईसा की 4वीं से 6वीं सदियों में प्रसिद्धि पाई थी, ठीक है। पल्लवों का भी शासन यहीं पे रहा। इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा है। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि अधिक ऊंचे नहीं है। ये हम भूगोल में भी पढ़े हैं। पूर्व की ओर बहकर बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना दिए। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट
और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। ठीक है, प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच में आवागमन में कठिनाई नहीं थी। उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था कि नदियों द्वारा, कई सारी नदियों के द्वारा पूर्वी घाट को काटा गया था। काट कर क्या करती थी? पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। कहां गया? अरिकामेडु, पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो अरिकामेडु महाबलीपुरम कावेरीपत्तनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर अवस्थित है, मतलब पूर्वी घाट में है। याद रखना इसको, ये लिख लो। अरिकामेडु महाबलीपुरम कावेरीपत्तनम कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ब्रैकेट में लिख लेना पूर्वी घाट। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयां नहीं है, पश्चिमी भाग में, परंतु उत्तर में ताप्ती जिसको दमनगंगा भी बोलते हैं, दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र हुआ। उत्तर में भीमा, उत्तरी कृष्णा, दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक हुआ। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक और बादामी के चालुक्य रहे और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। वहीं दूसरी तरफ पल्लव और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। पल्लव और चोलों को, ठीक है, ध्यान रखना। चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को रोका नर्मदा के दक्षिण में जाने से, है ना। ये बात हमने पढ़ी ना इतिहास में पहले भी, ध्यान रखना भाई, ये तुंगभद्रा नदी का मेन मामला है। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेशों में आजकल का केरल है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह, छोटे छोटे राज्य स्थापित है। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते थे, क्योंकि इनके दर्रे को पार करना आसान नहीं था। पश्चिमी घाट में 3 दर्रे कौन कौन से हैं भैया? नाम बता दो कोई हमें जल्दी से। पाल घाट, भोर। अरे ऊपर से बताओ ना, थाल घाट, पाल घाट, सॉरी पाल घाट पहले नहीं, पहले भोर घाट। भोर घाट बहुत महीन लिख रहा है क्या ये? इससे लिखेंगे। फिर पाल घाट, ठीक है ना। क्या है? ये दर्रे हैं 3 जो पश्चिमी घाट को पार करने में आसान है, मतलब रास्ता प्रदान करते हैं हमको। ओके। उत्तर में सिंधु गंगा की नदी प्रणालियां, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर में सिंधु गंगा की नदी प्रणाली है और दक्षिण में है विंध्य पर्वत श्रृंखला। इनके बीच में फैला हुआ है अरावली पर्वत, जो क्या करता है? इनको 2 भागों में विभाजित कर देता है। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग, अरावली का पश्चिम का भाग है मरुस्थल, याद रखना। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुद्यान थे, जहां कहीं कहीं बस्तियां थीं। आरंभ काल से ही ऊंटों के सहारे ये मरुभूमि पार करना संभव था। ये तो सिंपल सी बात है। आज भी आप देखेंगे मरुभूमि में, सॉरी, मरुस्थल का राजा कहा जाता है ना, ऊंट को। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, तो उसको समझने में कठिनाई नहीं है, तो लिखना भी जरूरी नहीं है इसको। फिर सर जहाज भी बोला जाता है ना ऊंट को। हाँ, मरुस्थल का जहाज, ठीक है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा। इसके अलावा खत्री की तांबे की खान भी उसी क्षेत्र में होने से वहां ताम्रपाषाण युग में से ही बस्तियां बनती रही। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां देखी जा सकती हैं। क्यों देखी जा सकती हैं? यहां पर आपको खत्री की में तांबा की खानें मिल जाएंगी देखने को। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदान में जा मिलती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती इस प्रदेश को पार करती समुद्र में गिरती हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमी छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफी दंतुर होता है।
गुजरात की बात हो रही भैया, इसका तटीय क्षेत्र काफी दंतुर है, तो यहाँ पे कई सारे बंदरगाह बने। प्राचीन काल में भी देखेंगे तो गुजरात अपना किस लिए फेमस रहा? समुद्री तटीय और विदेशी व्यापार के लिए। यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध कर दिया। क्यों सिद्ध किया? दंतुर टाइप के उसका तटीय क्षेत्र नहीं होता ना, तब ये सिद्ध करके दिखा देते। तो गुजरात के लोगों ने प्राचीन काल में ही खुद को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध कर दिए। इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि उसका तटवर्ती क्षेत्र जो था कैसा था भैया? काफी दंतुर स्थिति में था, मौजूद है ना। सर दंतुर को कटा-फटा बोलेंगे? हाँ, दंतुर मतलब कटा-फटा। गंगा जमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बंटा है। पूर्वी भाग को जो ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय में ऐतिहासिक महत्व मिला, परंतु पश्चिमी प्रदेश में मालवा का भूभाग शामिल, जो ईसा पूर्व 6वीं सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। मालवा बहुत पहले से रहा है मौजूद। गुजरात बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश। गुजरात के बंदरगाहों के लिए प्रमुख पृष्ठ प्रदेश या भीतरी प्रदेश क्या था? तो मालवा क्षेत्र था। इसीलिए मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध लड़े गए। ठीक है। गुजरात का पृष्ठ प्रदेश होने के नाते इस क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए क्या हुआ? कई सारे युद्ध लड़े गए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की पहली दूसरी सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयां लड़ी। शक और सातवाहन भी लड़े हैं इस क्षेत्र के लिए। लिख लो, लिखते चलो, ठीक है ना। मालवा क्षेत्र के लिए, सॉरी, मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के लिए लड़े गए युद्ध कौन कौन से रहे? तो एक तो शक और सातवाहनों के बीच लड़ा गया, दूसरा फिर मराठों और राजपूतों के बीच लड़ा गया। लिख लीजिएगा एक तो। नदियों द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा, कहीं कहीं डेल्टा पठार रूप वाला, ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई था, जहां विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके। धीरे धीरे प्रत्येक प्रदेश ने एक ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया जिसकी अपनी अपनी भाषा और जीवन पद्धति बन गई। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल की हिंद आर्य भाषा से विकसित हुई। उत्तरी और पश्चिमी भारत की, अभी लिख लेना, अधिकांश जो भाषाएं थी वो हिंद आर्य भाषा से विकसित हुई। इसीलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती। एक और भी महत्वपूर्ण महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और समझी जाने भी लगी, लोग उसको समझे भी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है। इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा क्या है भैया? विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा कौन सी है? विंध्य पर्वत। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य पर्वत के दक्षिण में रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग उत्तर में रहते थे। जो द्रविड़ बोल रहे थे विंध्य के दक्षिण में रहे, और जो भारतीय आर्य भाषा बोल रहे थे वो विंध्य पर्वत के उत्तर में रहे। ओके, यहां तक क्लियर है? दोनों के बीच के विंध्य क्षेत्र में कौन रहते थे? आदिवासी लोग रहते थे, जहां वे आज भी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में आप्रवासी व्यापारी लोग आ बसे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की यह सीमा अलंघ्य नहीं है। अलंघ्य मतलब लांघी नहीं जा सकती, ऐसा है क्या? अलंघ्य नहीं है मतलब लांघा जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अलंघ्य नहीं का मतलब क्या है? कि लांघा जा सकता है इसको। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाई के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते, दक्षिण के लोग उत्तर में। परिणाम क्या हुआ? संस्कृत और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया, दक्षिण के शासकों ने उत्तर में प्रवेश किया। धर्म प्रचारकों, सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मणों पर भी ये बात लागू होती है। दोनों ओर का यह आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक संस्कृति के विकास में भी योगदान दिया। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थीं, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। लिखते चल रहे हैं ना आप लोग? सर क्या लिखना है वो आप बोलते कहाँ हैं? प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व।
जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। इन जंगलों से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन, लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ी के मकान और लकड़ कोट बनाए जाते थे। उनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं, है ना। मौर्य वाला, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो महल है, परकोटे के अवशेष के लिए क्या फेमस है? अपने परकोटे के अवशेष के लिए फेमस है ना, कुम्हरार, बोलिए ना। इनके अवशेष पाटलिपुत्र मिले, जहां देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर भी देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच की नदी घाटियों में स्थापित हुई। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्षिण और दक्षिण भारत में अधिक संख्या में हुआ। ये आप लिख लो। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिर और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण ज्यादातर दक्कन और दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण दक्कन और दक्षिण भारत में हुआ था। ज्यादातर दक्कन और दक्षिण भारत में हुआ था, या फिर आप ऐसे लिख सकते उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ था। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा। तांबे की परम समृद्ध खानें छोटा नागपुर के पठार में विशेष रूप सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तांबे की पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है। पता चलता है कि प्राचीन काल में यहां से तांबा निकाला जाता था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले बिहार के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूम और हजारीबाग के तांबे की इन खानों का उपयोग किया था। दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत से औजार मिले। तांबे के विपुल भंडार राजस्थान के क्षेत्रीय खानों में भी मिले। इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, गंगा यमुना दोआब में रहने वाले प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने किया था। क्षेत्रीय इलाकों में तांबे के बहुत से सेट आदिम कुल्हाड़े पाए गए। क्षेत्रीय जो तांबे का इलाका है, वहां पर तांबे के बहुत से आदिम कुल्हाड़े पाए गए हैं, जो कब के हैं भाई? 1000 ईसा पूर्व से पहले के हैं। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा, है ना। आज भी आप देखेंगे तांबा का लोटा दे देना भैया, है ना, तांबा गिलास दे देना भैया। जल देते किस में? तांबा का लोटा में। यहां तक कि रात में पानी भी पीना है, उस सुबह उठ के, तो तांबा का लोटा है, उसमें पानी रख दो अपने बिस्तर के पास, वही जहां आप सो रहे हैं, फिर सुबह उठ के उसको पी लो, फायदा करेगा। ये सब सुने होंगे आप लोग। आज हमारे देश में टिन का उत्पादन नहीं होता। प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध था। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि यह धातु राजस्थान, बिहार में पाई जाती थी, लेकिन अब इसके भंडार समाप्त। चूंकि तांबे और टिन को मिलाने से ही बनता था कांसा, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास टिन नहीं है। पहले भी हमारे पास इतना सारा टिन नहीं होता था, याद रखना। टिन का आयात हम कहां से करते थे, ये याद रखो। राजस्थान से भी हमको टिन प्राप्त होता था, और कहां से? अफगानिस्तान से भी, वो भी सीमित मात्रा में ही। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहां पर ऐसे औजार पश्चिम एशिया, मिस्र, क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले हैं। ठीक है, कांसे के औजार जो मिले हैं हड़प्पाई सभ्यता में, वो पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम मिले हैं, और जो मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में वास्तव में कांस्य युग अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांसे के होते ठीक से आया ही नहीं। ईसवी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संपर्क बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ, जहां टिन के विपुल भंडार हैं। हमको टिन कहां से मिलता था भैया? बर्मा से और मलय प्रायद्वीप से। ठीक है, ध्यान रखना। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा, विशेषतः दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में। दक्षिण भारत जो देव प्रतिमाएं बनी, उसमें किसका यूज होता था? कांसे का इस्तेमाल होता था। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग, रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी के मध्यकाल तक टिन के अयस्क को गलाने का काम होता था। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसको अब करेंगे कल। ठीक है ना। कि भौगोलिक ढांचा वाले चैप्टर से आप लोगों ने बहुत सारा कुछ लिख रखा होगा कॉपी में। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न होगा
कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा के रूप में किसको माना जाता है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत को। वेरी गुड। विंध्य पर्वत को नहीं, विंध्य पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, याद रखना, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन में विंध्य पर्वत श्रृंखला ही आएगा फिलहाल। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न क्या है? कोरोमंडल तट पर स्थित उन 3 प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताइए जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहे हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट। मसरूफा, ये तो सर दर्रे। कपार फोड़ तो देंगे। दर्रे। कोरोमंडल तट के बंदरगाह पूछ रहे हैं हम। कौन बता रहा है? जल्दी बताओ, लिखे हो तुम लोग। कॉपी खोलो जल्दी अपनी, जहां पे लिखे हो तुम लोग। आरिकामेडू, मुजिरिस, कावेरीपत्तन, है ना? जी सर। अरिकामेडू, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम। हाँ, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मध्य गंगा के मैदान में विकसित संस्कृति का नाम बताओ। मगध होगा क्या सर? मध्य गंगा मैदान में विकसित संस्कृति का नाम क्या था? कांस्य संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, लौह युगीन संस्कृति। बताओ कौन सी है? लोह। और इसका विकास कब हुआ? वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल? वैदिकोत्तर हाँ, उत्तर वैदिक। उसी को उत्तर वैदिक भी बोलते हैं, वैदिकोत्तर को ही, याद रखना। एक प्रश्न और है, हिमालय के तराई क्षेत्र में यात्रा करना आसान था, उसका प्रमुख कारण क्या है? यात्रा और व्यापार करना आसान था, उसका प्रमुख कारण क्या है? हिमालय की उसमें तराई के जंगल साफ करना आसान था, नदियां कम चौड़ी, नदी का चौड़ाई कम था। वेरी गुड। यस सर। और यही कारण थे जिनकी वजह से व्यापार और संस्कृति क्या हुई? बहुत अच्छे से फली फूली थी। ठीक है, देखो भाई, जिस हिसाब से चल रहे हैं, जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ा जाए। सितंबर का टाइम बहुत है लंबा, इतनों को पढ़ के हम पीटी को छोड़ो, पीटी को तो ऐसे ही छोड़ दो, मेंस कवर कर लोगे आप लोग अच्छे से। बात समझे? जी सर। प्री तो हम बम्पर निकालेंगे, आप लोग अगर सही ढंग से साथ दे दिए तो प्री में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। सर कट ऑफ कितना है प्री में? अभी देखो ना, कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, अब की बार तो 92 करीब गई थी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ चाहे जितना जाएगा, कट ऑफ की चिंता ही मत करना। हम तो चाहते हैं कि मेहनत ऐसी कर ली जाए कि कट ऑफ कितना भी लेकर जाए, हम उससे 2 नंबर आगे रहें। और इसी में से आएगा ना सर जो आप पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और कौन सा सोर्स होगा इसका कोई वो नहीं है, एनसीईआरटी लेकिन रहेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज है, करंट अफेयर भी अभी हम देखेंगे। करंट अफेयर में बेफिक्र रहो, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, भाग दौड़ मत मचाओ, कोई अपना जैसे चला रहे हैं आराम से चलने दो। ठीक है, प्रेशर इसलिए नहीं दे रहे हैं अभी आप लोगों को, क्योंकि अभी से प्रेशर दे देंगे तो आप लोग थक जाएंगे। ठीक है ना, मस्त होकर पढ़ाई करो, टेंशन फ्री रहो अभी। सर संस्कृति वाला ही चलेगा क्या? नहीं, कोशिश करेंगे हम अपना करंट अफेयर देने का, अब की बार उसका रहेगा। संस्कृति आईएएस को सोर्स बनाएंगे, आईएएस बाबा को भी हम सोर्स बनाएंगे, इनसाइट आईएएस को भी, 3-4 को मैगजीन को हम सोर्स बनाएंगे, और फिर हम पढ़ाएंगे अपने तरीके से। ठीक है, मैगजीन तो 3-4 यूज करेंगे हम, लेकिन अब 3-4 मैगजीन आप सबसे नहीं पढ़वा सकते ना, कोई एक ही चीज पढ़वाएंगे आपसे। और कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक्स चलेंगे हमारे, वो क्या होंगे, प्री के क्वेश्चंस के हिसाब से भी कवर करे जाएंगे, साथ ही साथ उसका मेंस का टॉपिक भी कवर करेंगे। ओके, मेंस के हिसाब से भी प्रश्न निकाले जाएंगे उसमें। ठीक है ना भैया, बेफिक्र रहो, खाली करते रहो तैयारी सही से। ठीक है, ओके सर। अब की बार कट ऑफ से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे हर हालत में। सर इस बार कट ऑफ अंडर 100 ही होगा। आराम से।
घटा बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितना भी रहेगा। हाँ बोलिए ना, डाउट कौन सा है जो आप पढ़ा रहे हैं, वो कौन सी चैप्टर और कौन सी? अच्छा, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, रामशरण शर्मा की। ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास का है, चौथा चैप्टर है, नाम है भौगोलिक ढांचा। ठीक है, ऐसा। चलो अब स्टार्ट करते हैं भैया। भारत लौह अयस्क में समृद्ध रहा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, भारत में टिन नहीं पाया गया है ना? और तांबा अफगानिस्तान से। हाँ, अफगानिस्तान और राजस्थान से आयात किया जाता था इसका। थोड़ा बहुत राजस्थान में पाया जाता है, ये बिहार में भी पाया जाता था उस समय, लेकिन अब वर्तमान में टिन भारत में है नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। और टिन का आयात हम अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है ना? तो याद रखना इसको भाई। चलो, भारत लौह अयस्क में समृद्ध रहा। यह मुख्य रूप से दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। एक बार और एक चीज ध्यान रखना, जब हम अंडरलाइन करेंगे और बोलेंगे इसको लिख लो, तो उसको आप लोग लिख लेना, ठीक है? तब तक हम आगे भी उसको समझाते रहेंगे, फिर कुछ बोल देंगे तब उसको भी लिख लेना, ठीक है? इसी तरीके से चलेगा अपना। हाँ सर, बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम बोलेंगे। एक बार अयस्क गलाने की विधि, धौकनी का इस्तेमाल सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया। कैसे हुआ? आपसे यह पूछा जा सकता है कि युद्ध में लोहे के प्रयोग को संभव बना दिया गया। युद्ध में लोहे के प्रयोग को संभव बनाया गया, जिसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो उसके पीछे का प्रमुख कारण भैया, धौकनी विधि का इस्तेमाल करके, है ना? या फिर धौकनी विधि का क्या हुआ? प्रयोग किया गया। ओके, और धौकनी विधि क्या है? आप लोग जैसे देखते होंगे, जब कभी आप लोगों में से कोई हसिया, खुरपा, कुदाल, फावड़ा, ये सब कुछ पिटाने उठाने गया है कि नहीं? नो सर। अरे पिटाने नहीं समझते, घर पे जैसे। हाँ सर, लोहा गरम करके। हाँ, वो लोहार के यहाँ लेके जाते हैं, फिर हसिया में मुट्ठी भी लगाई जाती है लकड़ी की, खुरपा में मुट्ठा भी लगाया जाता है उसी के यहाँ, वही पीटता भी है। तो कैसे आज के समय में क्या है, देखेंगे एक साइकिल का रिम लगा रहता है, उसमें एक हत्था लगा होता है, वो पट्टे से छोटी पंखुड़ी लगाई गई होती है, उसको धीरे धीरे घुमाता रहता है, वो हवा जो है भट्ठी के अंदर जाती रहती है, आग जलती रहती है। पहले का कैसे था? पहले का कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता था, ध्यान से देखना, चेहरा दिख रहा? हाँ सर। एक ऐसे होता था, रस्सी लगी होती थी, मुठिया लगी, ठीक है? और ऊपर से ऊपर एक उसमें कपड़ा बांधा रहता था, उसको ऐसे खींचता रहता था, ठीक है ना? वो हवा जो लगती थी नीचे, वो हवा उसके भट्ठी में जाती रहती थी, और उससे हवा मार मार के आग को जलाए रखते थे। फिर वो क्या करता था, आग के सहारे उस लोहे को क्या करता था, नरम बना के रखता था। वो है धौकनी विधि, ठीक है? अभी पुराने वाले आपको कहीं दिखेंगे तो नहीं, लेकिन नई विधि अपने यहाँ क्या है, साइकिल का पहिया का जो रिम होता ना लोहा वाला, उसको उसमें लकड़ी का वो मुट्ठा लगा देते, फिर उसको घुमाता रहता है। वो जितना तेज घुमाता है उतनी तेज हवा मारता है, उतनी तेज आग जलती है। फिर लोहा लाल लाल दिखता है, उसको ला के रखता है, फिर उसको ठोक पीट के उसी के आकार में बना देता है जो उसको बनाना होता है। तो धौकनी विधि, इसको लिख सकते हैं आप। इस्पात, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि धौकनी विधि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि धौकनी विधि भाई इस्पात बनाने की एक कला है, ठीक है ना? जिसका विकास कब हुआ है? तो लौह युग में हुआ, मतलब उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल में ही इसका विकास हुआ था, ठीक है ना? क्योंकि लोहा का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने, गहरी नियमित खेती करने में, ठीक है? ध्यान रखना, लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां किया गया? जंगल को साफ करने में, साथ ही साथ गहरी और नियमित खेती करने में। खेती पहले तांबा से जब होती थी ना, क्योंकि तांबा बहुत जल्दी मुड़ जाता है, बहुत जल्दी बहुत कमजोर होता है ना लोहे की अपेक्षा, तो बहुत ज्यादा गहरी खुदाई नहीं हो पाती थी, बहुत ऊपर ऊपर खुदाई हल्की हल्की कर ली जाती थी। लेकिन जब लोहे का विकास हो गया तो लोहा क्या भाई, देखोगे ना, कुदाल से खोदते खोदते लोग गड्ढा खोद जाए 20 फीट गहरा, है ना? आजकल देखिए बड़ी बड़ी मशीनें बन गई हैं, उनसे तो पता नहीं कितना खुदाई कर जाए नहीं, तांबा से वो संभव नहीं था। मगध में ईसा पूर्व 6वीं से 4वीं सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है कि इस प्रदेश के ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध रहा। हमने पहले भी पढ़ा है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारणों के रूप में हमने एक कारण यह भी पढ़ा है कि यहां पे खनिज संसाधन की उपलब्धता रही है, और जो खनिज संसाधन की उपलब्धता रही उसमें प्रमुख है लोहा।
लोहे से क्योंकि ये औजार बना लेते थे, युद्ध लड़ने के लिए, जंगल को साफ करने में मदद होता था, खेती करने में आसानी हो जाती थी। यही रीजन रहा है कि मगध साम्राज्य इतना फला फूला, इतना लंबा चौड़ा बन गया। उसका इतिहास देखेंगे, एंशियंट हिस्ट्री लगभग आधी तो मगध साम्राज्य कवर कर लेता है। बात समझे? करीब 20 वंशावलियों ने शासन किया मगध में। अब देखते निकल चलो ना सीधे सीधे, हर्यक वंश, कौंस वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, आते ही रहे सब। ठीक है ना? बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य बन पाई थी। ठीक है? ये उज्जैनी, इसकी राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, याद रखना इसको, ऐसे याद हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। सातवाहनों ने और विंध्य के दक्षिण में उदित हुई अन्य सत्ताओं ने भी शायद आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश में सीमा भी मिलती है, सीसा भी मिलता है, आंध्र प्रदेश सीसा भी मिलता है। यही कारण है ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए थे। अगर कहीं पर किसी चीज का प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पर उस चीज का पाया जाना सुलभ रहा, उस चीज की उपलब्धता रही है, इसीलिए वहां पर उस चीज का यूज हुआ। ठीक है? जैसे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया निर्माण कार्य में हमारे यहां, उसका प्रमुख कारण क्या रहा कि हमारे आसपास पाए जाते थे। आसानी से चुनार से लाल बलुआ पत्थर मिल गया, चुनार से उठा लिए, उधर अपना उठा लिए, लगा दिए पूरा। महाश्म संस्कृति का जो विकास दक्षिण भारत में हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या रहा है? मेगालिथ कल्चर जिसको बोलते हैं, महापाषाण संस्कृति जिसको बोलते हैं, उसका विकसित होने का दक्षिण भारत में प्रमुख कारण क्या रहा है? उसके दक्षिण भारत में विकसित होने का प्रमुख कारण है कि वहां पर उन पत्थरों की बहुतायत रही है। ठीक है ना? ऐसे ध्यान रखना। सीसा राजस्थान के जो जावर से भी प्राप्त किया गया होगा, सीसा राजस्थान के जावर से भी मिलता है, यह भी याद रखना है। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क, पहला सिक्का है, सबसे पहला सिक्का कौन सा है? आहत, या फिर जिसको बोलते हैं पंचमार्क, मुख्यतः चांदी के होते थे। लिख लो इसको, चाहे पहला सिक्का आहत सिक्का या पंचमार्क किसका है, डैश करके ऐसे लिख लो। पहला सिक्का क्या है? आहत। किसका बना है? चांदी का। हो गया? ध्यान रखना। यदि देश में यहां धातु विरल मिलती है, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। प्राचीन काल में मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध थी? तो आपको पता होना चाहिए भैया, चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध रहा है ये। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अकबर के समय तक इन खानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के कैसे हैं? चांदी के। तो बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये दोनों पॉइंट। बिहार में सबसे पुराना सर एक बार रिपीट कर दीजिए, जो पंचमेर में मिला है सर। खड़गपुर कहां पे मिला है? फिर से पूछो। आगे चलते हैं। प्रचुर स्वर्ण कण नदी धाराओं से बने जमावों से चुने जाते थे, जहां वे हिमालय से जल धाराओं में बहकर मैदानों में आते थे। ऐसे जमावों को प्लेसर्स कहते थे। प्लेसर कई बार पूछा गया है कि प्लेसर क्या है। प्लेसर ये भूगोल का एक टर्म है। तो प्लेसर होता है निक्षेप। ठीक है? ये नदियां, जो हिमालयी नदियां होती है ना, वो बहकर जब आती हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा अवसाद लेकर आती है। तो क्या करती हैं? जमा करती हैं कहीं मैदानी क्षेत्र में ले जाके, वही होते प्लेसर। ठीक है ना? ये निक्षेप है। सोना कर्नाटक की कोलार खान में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कर्नाटक के एक नवपाषाण योगीन स्थल से मिला। ठीक है? सबसे पुराना हमको सोना कहां से मिला है? नवपाषाण योगीन स्थल है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 1800 ईसा पूर्व में मिला था। इन खानों से सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की 2वीं सदी के आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती। कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंग वंशियों की प्राचीनतम राजधानी माना जाता। कोलार जो है ना, कोलार के बारे में लिख लो। कोलार क्या था? दक्षिण कर्नाटक के गंग वंशियों की प्राचीनतम राजधानी थी। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया। जो उस समय उपयोग में लाए जाते थे सोने, वो ज्यादातर सोना हमको कहां से प्राप्त होता था? मध्य एशिया से और रोमन साम्राज्य से। इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ था। पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलाते रहने के लिए यहां पर्याप्त स्रोत नहीं था। इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा दुर्लभ हो गई। भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? सबसे पहले
हाँ नहीं, सबसे पहले तो शुरुआत जिसने की थी वो थे हिंद यवन शासक। हिंद यवनों ने ही सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो नियमित प्रचलन करवाया उसमें सबसे पहला नाम आता है कुषाणों का। कुषाणों में कौन है? कुजुल सर कड़फिस और भीम नाम आता है सर। इनका नाम आता है इसमें, ठीक है ना। और ये कौन है? कनिष्क के दादा बाबा लोग हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट भी है। प्राचीन भारत में विशेषता मध्य भारत, उड़ीसा, दक्षिण भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन लोग भारत की जिन व्यापार वस्तुओं के लिए लालायित रहते थे उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। इससे संबंधित प्रश्नों की बात अगर करें, यहां पर देखेंगे तो यहां पे भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करें। इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई भौगोलिक स्वरूप की जानकारी? क्योंकि इनसे हमको व्यापार करने। हाँ, इनसे हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो क्रियाकलाप होते थे, हमारे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे वो किस तरीके से होते थे, कैसे हमने उसको संभव बना दिया, किसी भी असंभव कार्य को हमने संभव कैसे बनाया था, उसकी जानकारी हमको इन्हीं भौगोलिक स्वरूप से ही मिलेगा। हम कैसे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हिमालय का तराई क्षेत्र व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। कैसे बोल दिए हमने कैसे बोल दिया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा के रूप में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला काम कर रही है। कैसे हमने बोल दिया सर उनकी भौगोलिक स्थिति को देखकर सर बता सकते हैं क्या? फिर हमने कैसे बोला था सुबह वाली क्लास में कि सिंधु का मैदान, फिर पश्चिमी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, फिर निचली गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। कैसे हमने आपको बता दिया कि मध्य गंगा के मैदान में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का जन्म होता है और जिसकी वजह से यहां पे लोहे का उपयोग शुरू किया गया, जिसकी वजह से खेती करना संभव हो गया। कैसे हमने बता दिया कि मगध साम्राज्य हमारे मध्य गंगा के क्षेत्र में ही उपस्थित रहा। इसीलिए बताया ना क्योंकि हमको भौगोलिक स्वरूप की जानकारी है भारत के। इसीलिए तो हम कहते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण यह रहा। मगध साम्राज्य जो एक था वो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था, जिसकी सीमाएं कहां तक थी, जिसकी सीमाओं की जानकारी के बारे में अगर पता किया जाए तो उसकी सीमाएं जाती हैं ईरान तक उसकी सीमाएं टच कर रही थी। इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य बनाने में कौन से कारक महत्वपूर्ण रहे? तो उसकी भौगोलिक स्थिति हमको पता है ना। ये गंगा नदी चल रही है ऐसे करके, ये है आपका मगध साम्राज्य, यही है ना, पटना गया। यस। पटना और गया का एरिया मगध है पूरा। अरे गंगा जी निकल रही, गंगा नदी निकल रही है। इधर आपको देखेंगे तो खनिज संसाधन, इधर देखेंगे तो खूब बहुत हरी भरकम जंगल मिल जाएगा, है ना। नदी जो है वो क्या कर रही है? जीवन दायिनी है, फसलों के लिए उपजाऊ मैदान का विकास कर रही है, सिंचाई के लिए पानी दे रही है, यातायात परिवहन के लिए, व्यापार के लिए पूरा रास्ता पर्याप्त रूप से दे रही है, लोहा मिल रहा यहीं से, ये पहाड़ियां चारों तरफ से घेर रखी हैं इसको। इसकी भौगोलिक अवस्थिति हमको पता है, इसलिए हम बता रहे हैं मगध साम्राज्य सबसे विकसित साम्राज्य था। इसके उत्कर्ष में यही इनका ही योगदान विशेष रूप से रहा। इसीलिए हम बताते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न संस्कृतियों का जन्म भिन्न भिन्न काल में हुआ है। क्यों? सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु वाले क्षेत्र में हुआ तो वैदिक सभ्यता का जन्म हमको पश्चिमी गंगा के मैदान एरिया में क्यों मिलता है? वो सीधे भाग आया होता निचले गंगा के मैदान में? नहीं आया ना, वो क्रम से आया था, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा धीरे धीरे। उत्तर वैदिक वाला देखेंगे तो मध्य गंगा के मैदान में मिलता है। उसके बाद देखेंगे जब निचले गंगा के मैदान में पहुंचेंगे तब आपको पाल संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। यही तो है पूरा, ये भौगोलिक स्वरूप है। यूपीएससी में प्रश्न भी इस बार पूछा गया था, भारतीय इतिहास के विकास में भौगोलिक स्वरूप कुछ करके ऐसे प्रश्न था कि भूमिका का वर्णन करें, है ना, ऐसे कुछ प्रश्न था ना यूपीएससी का। ये देखिए, भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विकास में अनेकता में एकता लाने में भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ है? अरे भैया, चाहे दक्षिण भारत में बैठा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, इंतजार करता था कि मानसून आएगा, क्योंकि तब किसी के पास ट्यूबवेल नहीं थी और ना किसी के पास राहट थी, है ना, नहीं थे। इसी मानसून
प्रणाली के आधार पर ही खेती संभव हुई हमारे यहाँ। हम कैसे कहते हैं कि मध्य गंगा का मैदान का एरिया जो था वो चावल उत्पादन के लिए बड़ा फेमस रहा? क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो मिलन होता है वो मध्य गंगा के मैदान में होता है। ये हम आज भी भूगोल में पढ़ते हैं। और जब दोनों के दोनों मानसून झोला भर के, ड्रम भर के पानी लेके चल रहे हैं और दोनों इकट्ठा आके मिल गए, तो भैया पानी कहाँ उड़ेलेगा? वो लोग वहीं मध्य गंगा के मैदान में छोड़ेगा सारा पानी। तो बारिश चारों तरफ फैल जाएगी, नदी चारों तरफ थोड़ी फैल पाएगी। कितना फैलेगी नदी? बाढ़ आएगा तो 1-8 किलोमीटर का दायरा फिक्स कर सकती है अपना, वो 1-2 किलोमीटर चौड़ाई में बढ़ सकती है और क्या करेगी वो। लेकिन मानसून है तो कहीं भी जा सकता है ना। तो उसी मानसून के आधार पर तय हुआ कि भैया मध्य गंगा के मैदान में चावल की खेती होती थी अच्छी खासी। निचले गंगा के मैदान में पहुंच गए, लय पूरा का पूरा चावल ही देख रहे हैं हम लोग। बात समझे? नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये जो देखो इसमें दिए गए हैं, बाह्य रैखिक मानचित्र में अंकित करना स्थान है खैबर, बोलन, गोमल, हसनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अरिकमेडु, हजारीबाग, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सिंहभूम, कोलार, खत्री, उज्जैन। इनको आप इस मैप के सहारे कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैप है अपना, इसमें कुछ दिख रहा है? रायचूर है, रत्नागिरी है, गोवा है, बिलारी है, कुरनूल है, गुंटूर है ना? ये क्या है? सर दिख नहीं रहा है। हाँ, वो नहीं दिख रहा है। ये खत्री है आपका, ये पलामऊ है, राजमहल है, सिंहभूम है, मयूरभंज है, क्योंझर है। ये सब ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं। और बाकी इधर वाले में आओ ना, यहाँ वाले पे कहाँ गया वो मैप? इसमें था मैप ना। एनसीईआरटी की ये खासियत है कि मैप दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत, ये रहा आपका। एक मिनट रुकिए, तो ये राष्ट्रकूट, ये जो बताएं ये हटाओ पहले। देखो यहाँ पे, सॉरी, अरे भागो मत भाई, रुकिए। तो ये देखिए हिंदू कुश, हिंदू राज, ये सिंधु नदी है आपकी, सुलेमान, किरथर, ये पहाड़ियां हैं, खैबर, बोलन, गोमल, ये सब दर्रे हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि खैबर, बोलन, गोमल दर्रे के सहारे ही पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के लोग क्या किए? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश लिए थे। हमने पढ़ा है ना सुबह वाली क्लास में। जी सर। तो आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गंगा यमुना का क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है। ये गंगा यमुना मिल रही है यहाँ पे, तो ये इलाहाबाद है आपका, यहाँ पे वाराणसी होगी। फिर यहाँ ऐसे ही, फिर यहाँ ये, फिर ऐसे निकल जाएंगे, बिहार में पहुंच जाएंगे हम लोग। ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं इसमें। चलिए, ये तो हो गए हमने अपने प्रश्न पे इसमें देखा। प्रमुख नदियों की सूची बनाए, उन्हें भारत के बाह्य रैखिक मानचित्र पर अंकित करें। तो ये हम देख लेंगे। अभी जो प्रश्न है चैप्टर के हिसाब में, और चैप्टर में जो प्रश्न है प्री के लिहाज से, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। पहला प्रश्न आपको मिलेगा कि मानसूनी पवनों के संदर्भ में सही कथन बताना है हमको। पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, भारत के लोग मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में समर्थ हुए थे। अब बताओ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? दोनों सही है। यस सर, दोनों सही है। दोनों सही हैं। कैसे हमको पता चला? इसका मतलब आप लोग मेहनत किए हैं, नोट डाउन किए होंगे, है ना? तभी ना पता हुआ हमको। यस सर। ठीक है, चलिए, तो हमें ये ध्यान रखना भाई। पहली सदी के आसपास भारत के लोगों को मानसून की जानकारी हुई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, उत्तर में भीमा, दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। तीसरा स्टेटमेंट है, प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी, दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी। तो बताइए कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तीनों सही। तीनों सही हैं। सपना? सर पहला दूसरा सही है सर, तीसरा जानकारी नहीं है सर, सुबह में नोट नहीं कर पाए। अच्छा, मेहनाज, अनन्या, गुड़िया? तीनों सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें तीनों सही लग रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है ना सर? तीसरे स्टेटमेंट के बारे में हमने बताया था चैप्टर में ही
कि उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र जो कि कलिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो जिसके लिए फेमस है, पहला तिथि वाला है ना, पहला तिथि वाला क्या है वो अभिलेख है। ये आप लोगों को पहले से पता है, कल वाले चैप्टर में हमने बात किया था इसके बारे में। ये उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है कलिंग, ये उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी से क्या है, सिमटा गया है, समेटा गया है, मतलब क्या बोलते हैं, सीमा निर्धारित है इसकी। उत्तर में महानदी है, दक्षिण में गोदावरी है। ओके, जी सर। जी सर। याद रखना, सॉरी हाँ, उत्तर में गोदावरी से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ना, वो अपना कौन सा है, कोरोमंडल तट माना जाता है। और गोदावरी से लेकर नीचे तक का जो तमिलनाडु तक का एरिया है, वहां तक के ये जो कोरोमंडल तट में हमने 3 बंदरगाहों के नाम बताए थे, उनका नाम हमको पता होना चाहिए। तो नाम क्या है, अरिकमेडु, अरिकमेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम। ठीक है, ये भी हमको याद रखने हैं। चलिए, वेरी गुड, समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। अगला है प्रश्न, प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। दूसरा है, इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता है। पहला गलत है, नाव द्वारा होता था। जी, नदी के द्वारा होता था। दूसरा सपना, तुम क्या बोल रही, बोलो जल्दी। सर दोनों सही होगा। दोनों नहीं सर, नदी और वो सड़क। दोनों मतलब सर इतना जानकारी है कि मतलब नदी द्वारा भी होता था और ये सड़क द्वारा। यस सर, दोनों होगा। मुख्य रूप से सर सिर्फ वो नहीं बोल सकते हैं कि नदी द्वारा होता था, वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट सर। देखो, इसी चैप्टर में ही पढ़ाए हैं दोनों लोग, महनाज और सपना, ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, वो पॉइंट यहीं कहीं है। यहीं पे कहीं पे है ये। अरे अशोक द्वारा स्थापित। ये हाँ, यही कहीं पे है ये, मेरे ख्याल से। सॉरी सर, हम पढ़ नहीं पाए हैं, रात में पढ़ लेंगे सर ठीक है, ये चैप्टर। तो देखो, दोनों लोग इस बात का ध्यान रखो कि इस समय सड़कों के विकास का जो प्रचलन था वो इतना फेमस नहीं हुआ। तो मतलब अरे भैया, सड़क नहीं बनाई जाती थी उस समय, ठीक है। सड़क वड़क बनाने की जानकारी कब से हुई है, पहली सड़क के बारे में हमको जानकारी मिलती है जब ये क्या नाम इसका है, शेरशाह सूरी, है ना, अपना बिहारी शेर, जीटी रोड, सासाराम। जीटी रोड, जिसने उसको मार मार के भगाया 2-3 बार, पटक पटक के मारा जीटी था। सर, जीटी रोड क्या? हाँ, जीटी रोड वही तो बनवाया ना भाई, पहली रोड तो हमें लगता है वही बनवाया होगा। शेरशाह सूरी ने बनवाया था जी सर, जीटी रोड। तो उस समय प्राचीन काल में हमारे यहाँ सड़कों का कोई प्रचलन नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि नदियां ही जो होती थी, ये हमने पढ़ा है, नदियां जो थी वो वाणिज्य और संचार की धमनियां हुआ करती थी। जी सर, ये लाइन मिल गया। जैसे नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए। वेरी गुड, है ना भैया, जी। मिल गया आप लोगों संचार को। साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। अच्छा, ये कौन से नंबर पेज में है, इन सबको भी बता दो, हमको भी पेज 27, 27 में देख लो भैया, है पेज नंबर। अशोक द्वारा सर स्थापित, इतना नोट नहीं किए थे। ये वाला देखो, ये वाले पैराग्राफ में है, हाँ, नदियां वाणिज्य संचार की मैप मानव के बगल धमनियां, में। ये। जी हाँ, यही है। अच्छा, ताप्ती नदी का दूसरा नाम क्या था, किसी को पता है? ताप्ती नदी का दूसरा नाम क्या था, कलार। कोई बताओ क्या नाम था? दमन गंगा बोलते थे। ये देखो यहां पे है, उत्तर में ताप्ती या फिर दमन गंगा, है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा, ही सब है ना। चलिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे अब हम। सर दमन गंगा। दमन गंगा, हाँ, ओके सर। ताप्ती को बोलते थे दमन गंगा। ताप्ती बराबर है दमन गंगा। ओके, चलिए
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी घाटी में हुआ। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। हड़प्पा कहां फैला? गलत है सर। सिंधु क्षेत्र में, ठीक है। वैदिक संस्कृति कहां विकसित हुई? तो ये पश्चिमोत्तर प्रदेश। गंगा घाटी में। वैदिकोत्तर संस्कृति कहां विकसित हुई तब? वैदिकोत्तर संस्कृति पश्चिमोत्तर प्रदेश। नहीं सर, उल्टा। सर हड़प्पा हाँ, सर अब बताओ। पहला तो सही है सर, लेकिन दूसरा सिंधु नदी के सर वो सर हड़प्पा संस्कृति का खोदा गया था। उद्भव विकास आप देखिए। गलत है। सिंधु घाटी में हुआ था। सर पहला सही है। पहला सही है सर, दूसरा वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। वेरी गुड। वैदिक और संस्कृति को मिलाओ वैदिकोत्तर और वैदिकोत्तर को मिलाओ गंगा घाटी। हमने क्या गंगा बताया था? घाटी में। वैदिकोत्तर जो प्रदेश है, वैदिकोत्तर जो संस्कृति है, वो मध्य गंगा का मैदान वाला एरिया, मतलब यूपी का पूर्वांचली क्षेत्र आज का और बिहार का एरिया। वैदिकोत्तर संस्कृति यहीं पे पोषित हुई थी, जहां पर लोहे के प्रयोग को संभव बनाया गया। लोहे के प्रयोग को संभव बनाने के लिए क्या कारण महत्वपूर्ण रहा है? तो भैया धौंकनी विधि जो रही है ना, धौंकनी विधि का विकास ही सर्वोत्तम कारण माना जाता है, ठीक है ना। धौंकनी विधि बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। जी सर। सर पंखा झल झल के हवा इस्पात देते हैं। बनाने की कला। हाँ, इस्पात बनाने की कला। चलो, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। प्राचीन भारत में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर था? बताना। सुपारा, अरिकामेडु। मुजीरिस और अरिकामेडु के साथ साथ कौन है? अरिकामेडु महाबलीपुरम कावेरी महाबलीपुरम कावेरीपट्टनम। महाबलीपुरम ठीक है, कोरोमंडल के हैं। भारत के प्राचीन पंचमार्क आहत सिक्के किस धातु के बने थे? चांदी की बनी थी। चांदी की बनी। अच्छा, बिहार का वह स्थान हमको बताओ जो प्राचीन काल में चांदी की खान के लिए बड़ा फेमस रहा है। चलो सही है। मुंगेर जिले में। जिले के खड़गपुर पहाड़ी। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी है। जी, और बिहार में पाया गया पहला आहत सिक्का किस धातु का मिला था? चांदी। चांदी का। चांदी का। वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना अपने को। चलिए, ये हो गए अपने प्रश्न, ठीक है ना। अभी और कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं इसमें से। हाँ सर पूछ लीजिए। यस सर। अरे वाह, बच्चे हमारे बड़े तेज तर्राक हैं। चलो बताओ, दक्षिणी कर्नाटक किसकी राजधानी मानी जाती है? दक्षिणी कर्नाटक में स्थित कोलार। सुनो, ऐसे देखो, सर गंगवंशियों की। दक्षिण कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक में है कोलार। किसकी राजधानी है? गंगवंशियों। गंगवंश की राजधानी। वेरी गुड, क्या बात है। भारत में शीशे की खान, सॉरी, आंध्र प्रदेश। रुको, राजस्थान। सुनो। आंध्र प्रदेश। राजस्थान प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश। अरे हमारा आंध्र सवाल, प्रदेश सर है। बोलने तो दीजिए। अरे भैया हमारा सवाल तो सुन लो। सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए शीशे के सिक्के किस कारण से मतलब प्रचलन में आए थे? क्या कारण रहे हैं कि उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए? सर आंध्र प्रदेश में शीशे अरे कौन बता रहा है? शीशे के सिक्के। हाँ, आंध्र महाराष्ट्र। शीशे के सिक्के सर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। बच्चा, वो लोग शीशा का सिक्का ही क्यों जारी किया? उनको चांदी नहीं मिल रही थी, चांदी का सिक्का जारी कर दिया। वहाँ का सर वहाँ पे शीशे की खदान थी। वहां पे हाँ, सर। शीशा की प्रचुरता थी, ठीक है। ओके मीनू, हाँ, जी सर। रखना। शीशे की प्रचुरता के कारण उन्होंने क्या किया? शीशे का सिक्का जारी किया। और शीशे का जो शीशा है ना, वो दक्षिण भारत में तो जहां मिलता वहां मिलता ही था। हमको और कहां पे शीशे मिलते हैं? राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान के जावर। जावलस्थान। अच्छा, आपको पता है कोलार में पहली बार सोने की जानकारी हमको, सोने के उपलब्ध होने की जानकारी सबसे पहले हमको कब से मिलती है? हिंद यवन। 1800 ईसा पूर्व। 1800 ईसा पूर्व।
वेरी गुड, 1800 ईसा पूर्व। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, 200 बीसी के आसपास, सॉरी 200 एडी, 200 एडी के आसपास सोने के सिक्के का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। सॉरी, दूसरी शताब्दी एडी है, ठीक है, दूसरी शताब्दी एडी है ना, ध्यान रखना। अब रुको, हमको और भी सवाल खोजने पड़ेंगे ना। चलो बताओ, टिन के विपुल भंडार कहां पर देखने को मिलते हैं? टिन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। राजस्थान में भी थोड़ा बहुत। और भारत अच्छा, में वो राजस्थान में। मान लीजिए हमने अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं दिया उसमें, अफगानिस्तान को हमने कट कर दिया है, अब बताओ। बर्मा, बर्मा, हाँ बोलो बोलो बोलो। वहां पे बर्मा और मलय प्रायद्वीप। बर्मा मलय प्रायद्वीप नहीं। हाँ, नहीं क्या, वर्मा और मलय प्रायद्वीप में टिन के विपुल भंडार पाए गए प्राचीन काल में ही, ठीक है। खुशबू, वेरी गुड। ओके सर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। बर्मा और मलय प्रायद्वीप, ये देखो ना यहाँ पे है, मलय प्रायद्वीप। बर्मा और मलय प्रायद्वीप में टिन के विपुल भंडार देखे गए। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, ये अंडरलाइन वाली। अभी अभी शेयर करेंगे तुरंत इसको हम, ठीक है। बड़े सर, कांसे का इस्तेमाल, अच्छा ठीक है। एक चीज और याद रखना, दक्षिण भारत में जो बनने वाली देव प्रतिमाएं थी ना, उनमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो कांसे, हाँ, कांसे का प्रयोग। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत से इसकी दूरी कितनी है ना, पास में दिख रहा है, और ये समुद्र है, समुद्री रास्ता है भैया, यहाँ से आने जाने में आसानी होती थी। इधर रास्ता कहाँ मिलता है इनको बेचारों को, नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो देव प्रतिमाएं बनाई गई वो कांसे की बनाई गई। कांसा मतलब तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा, है ना। यस सर। जी सर। तांबा प्लस टिन इक्वल टू क्या होता है? कांसा। PBSN। हाँ, अब एक चीज और याद रखना, एक हमने विधि बताई है, बहुत पहले बताई है, आज नई नहीं है कुछ, वो हाँ सर, मोम वाली विधि। लुप्त और मोम, सर मूंग को पिघलाकर वो बनाया जाता था मूर्ति लुप्त को, पहले मोम उसका विधि, स्ट्रक्चर। लुप्त मोम वाले विधि मिट्टी, को, अरे सुनो ना वाले पहले, मिट्टी को मधुच्छिष्ट विधि भी बोलते हैं इसको, लुप्त मोम विधि को मधुच्छिष्ट विधि भी बोलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, बच्चों को परेशान भी किया है, इस प्रश्न ने कई बार परेशान किया है। ये मूर्ति बनाने की एक कला है या एक विधि है, जिसमें क्या करते हैं, पहले हम मोम का एक सांचा बनाते हैं बढ़िया, जिसकी मूर्ति बनानी है, मान लीजिए मिट्टी भर देते हैं। भगवान की मूर्ति बनानी है, फिलहाल गणेश की मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग नहीं किया गया था, सांचे का प्रयोग हुआ था किसके लिए? नटराज की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। नटराज की मूर्ति देखे होंगे आप लोग, पहले कभी बचपन में ज्योमेट्री खरीदते होंगे, नटराज की ज्योमेट्री देना भैया। जी सर। सर भाट मंडपम में भी देखे थे। हाँ हाँ सर भैया। सबसे पहले नटराज की मूर्ति बनाने में इस सांचे का प्रयोग हुआ था क्या? अब ये तो हमको नहीं पता भाई, लेकिन नटराज की मूर्ति जो बनाई जाती थी वो इसी विधि से बनाई जाती थी, ये हमको पता है, ठीक है। तो लुप्त मोम विधि कैसी है? एक मोमबत्ती का सांचा बनाया जाता था, उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता। वो मिट्टी कौन सी होती थी? बलुई मिट्टी होती थी क्या? नहीं, काली मिट्टी, जिसको कौन सी मिट्टी सर? काली, जिसको बोलते हैं गंवई भाषा में कपास। पिड़वर मिट्टी। पिड़वर मिट्टी देखे तुम लोग? फलक, गुड़िया, खुशबू, नहीं जी सर देखे हैं। हाँ पिड़वर मिट्टी, रेंगूर ना सर। हाँ हाँ काली मिट्टी, वही जो उसमें कपासी ह्यूमस अधिक होता है हाँ, खेती में। ठीक है। उसका लेप चढ़ा दिया जाता था मोटा सा। जब वो सूख जाता था तो क्या करते थे भैया, उसमें एक छेद भी बनाए रखते थे, तो उसको गर्म करके मोमबत्ती को बाहर निकाल दिया जाता था छेद के सहारे। फिर छेद के सहारे मोमबत्ती बाहर निकाल कर उसे छेद के सहारे पिघला हुआ धातु क्या करते थे, उस मिट्टी के सांचे में भर देते थे। फिर बाद में जब वो ठंडा हो जाता था तो उस मिट्टी को धीरे धीरे ठक 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 करके अपना मिट्टी को ऊपर से हटा देते थे परत को, और बढ़िया मूर्ति तैयार हो जाती थी, उसको चिकनाहट दे दी जाती थी, मूर्ति बढ़िया बन जाती थी। ये विधि होती थी मधुच्छिष्ट, जिसको हम लुप्त मोम विधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात हमको पता चल गई।
और धौंकनी जो है, धौंकनी के विकास ने किसके प्रयोग को संभव बना दिया? लोहे लोहे का प्रयोग, लोहे के जंगल को साफ करना और गहरी नियमित खेती करना। युद्ध के काम में लोहे का हाँ, धौंकनी के प्रयोग ने क्या किया भाई? लोहे के प्रयोग को संभव बनाया, लोहे के विकास को संभव बनाया। लोहे के सर। विकास प्रयोग को संभव बना दिया। ठीक है, अब ये संभव कहां कहां प्रयोग होगा इसका? युद्ध में, युद्ध में, खेती करने में, जंगल जंगल काटने में, साफ करने में, खेती करने में, है ना? जी। युद्ध में सर। युद्ध में हो गया, युद्ध में, जंगल साफ करने में, खेती करने में। ठीक है ना? ये सर, हरा वाला कलर हमको लगता सही से दिखता नहीं है ना? नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। हाँ, और गाढ़ा कर देंगे हम, इस पे कर देंगे, अब दिखेगा सही ना? अब सही दिख रहा होगा, है ना? सर। हाँ बोलिए। हेलो। सर, वो उसका नाम क्या बताया? लोम विधि वाले, लुप्त मोम विधि वाले का? लुप्त मोम, मधुचिष्ट विधि। अच्छा, मधुचिष्ट विधि। मधुचिष्ट विधि, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मोटा कर देंगे इसको ना, ज्यादा मोटा हो जाता फिर सही तो है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। सही बताइए। वंशु, खुशबू और सब लोग, भैया भारत में जब मानसून का ज्ञान हो गया भारत के लोगों को, तो इनको व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में आसानी हो गई पश्चिम एशिया के साथ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ, और साथ ही साथ किसके साथ? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, है ना? जी सर। ध्यान रखना। प्राचीन काल में वाणिज्य और संचार की धमनियां किसको माना जाता था? प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य और संचार की धमनी किसको माना जाता था? नदियों को। नदियों को सर। नदियाँ। वेरी गुड। ठीक है, अभी इसको हम पीडीएफ भेज देंगे, और वीडियो, तीसरे चैप्टर का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, उसको अभी पब्लिक कर देते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, पहले दूसरे का पहला दूसरा तो भेज दिए हैं बच्चा, तुम लोग ग्रुप में खंगालते नहीं हो।